और जो अभी हम लोगों ने क्लासेस किया था वो भी रिकॉर्डेड क्लासेस है। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अभी आप लोगों को वीडियो अपलोड करके मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। थोड़ा सा आवाज़ वगैरह हो सकता है इसमें थोड़ा सा ठीक आई हो अब। ठीक है। आवाज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी बच्चों को। ठीक है। और रिकॉर्डेड क्लासेस ये है। और हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 पर। एनटीए नेट और एमपी सेट के साथ साथ उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं समाज कार्य के सामान्यतः कार्यों पर। कितने भागों में ये जो है डिवाइड किया गया है, कितने टाइप में डिवाइड है कार्य के आधार पे। तो 4 प्रकार में ये डिवाइड है, याद रखेंगे। पहला है उपचारात्मक, दूसरा है सुधारात्मक, तीसरा है निरोधात्मक, चौथा है विकासात्मक। ये 4 टाइप कार्य इसके सोशल वर्क के कार्य करने के लिए। हालांकि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट वाला, जिसको रेमेडियल कहा जाता है, उपचारात्मक वाला, ये बहुत ही फेमस है, चर्चित में भी रहा है। ठीक है। ये एक एक करके आप मुझे बताएंगे कि क्या हो सकता है उपचारात्मक कार्य। किसी को पता है? बताइए जरा। सोशल वर्क में उपचारात्मक कार्य किस तरीके से भूमिका निभाता है, बताइए एक बार। समाज चिकित्सक कार्य में उपचारात्मक कार्य। सर, इसमें चिकित्सा सेवाएं, मनोचिकित्सक सेवाएं, इस तरीके की संबंधित सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। ओके। काउंसलिंग भी इसी में आएगा ना सर, उपचार वाले में? उपचार वाले में। चलिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे उपचारात्मक कार्यों को लेकर, तो जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा है कि काउंसलिंग परामर्श, हाँ बिल्कुल शामिल रहेगा इसमें। इसमें सलाह, पुनर्वास, ठीक है, सलाह, पुनर्वास और उपचार तो ऑलरेडी है ही है। उपचार, ठीक है, मार्गदर्शन, ठीक है। ये जो शब्द हैं 4 आप देख रहे हैं, ये शब्द उपचारात्मक कार्य के ही अंतर्गत आते हैं। उपचारात्मक कार्य का अर्थ अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, ये सेवार्थी की जो दोष होता है, सेवार्थी में जो दोष पाया जाता है या जो दोष देखा जाता है, उन दोष को दूर करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अप्लाइड प्रश्नों में इस तरीके के जो शब्द हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। उपचारात्मक, उपचारात्मक बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था मानी जाती है जो अधिगम से संबंधित समस्या अगर है या मुश्किल है, उनकी पहचान करता है। ये पहचान करके फिर ठीक निदानात्मक परीक्षण का कार्य जो है करना प्रारंभ करता है, जिससे उस सेवार्थी के अंदर सुधार ला आता है और जो कमियां होती हैं उसको दूर किया जाता है। ये प्रक्रिया उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। समस्या की प्रकृति के अनुसार चिकित्सकीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोचिकित्सकीय और मानसिक आरोग्य से संबंधित सेवाएं, अपंग एवं निरोग व्यक्तियों के लिए सेवाओं तथा पुनर्स्थापना संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, वही कहलाता है उपचारात्मक कार्य। सबसे ज्यादा अगर उपचारात्मक कार्य का यूज होता है तो शिक्षण में यूज होता है, शिक्षण प्रक्रिया में। और देन उसके बाद इन चारों का नाम आप नोट करिएगा। ठीक है। इन चारों का नाम फिर आता है। सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, इसको रेमेडियल कहा जाता है। और हर एक बच्चा अद्वितीय होता है और सीखता भी है अद्वितीय तरीके से। तो सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई जो विधियां होती हैं, जो रणनीतियां होती हैं, वो रणनीतियां इसी उपचारात्मक सेवा में शामिल की जाती हैं। इसका प्रयोग साइकेट्रिक सोशल वर्क में यूज होता है, इसका प्रयोग मेडिकल सोशल वर्क में यूज होता है, इसका प्रयोग सोशल वर्क में तो होता ही है, उसी के सब पार्ट है। ठीक है। दिव्यांगता के फील्ड में भी इसका प्रयोग होता है, रेमेडियल।
ठीक है, इत्यादि और भी क्षेत्रों में इसका जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने का जो पार्ट होता है वही उपचारात्मक कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है, सुधार उपचारात्मक कहलाता है। बस इतनी चीजें आप नोट करिएगा। उद्देश्य क्या है? सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, याद रखिए। पॉइंट नंबर दूसरी बात करते हैं सुधारात्मक कार्य के बारे में। बहुत ही इजी है, सरल है। समाज कार्य के प्रमुख कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है सुधारात्मक कार्य। ध्यान से सुनिएगा। समाज कार्य व्यवसाय में व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को बहुत ध्यान दिया जाता है। किसके किसके बीच? व्यक्ति यानी क्लाइंट प्लस में पर्यावरण, पर्यावरण, इन दोनों के बीच में विशेष ध्यान दिया जाता है और विशेष ध्यान देने की बात सुधारात्मक कार्य का। यदि व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया संबंध ठीक नहीं है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यदि व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया संबंध ठीक है तो वह समायोजन अनुभव कर लेगा, और यदि ठीक नहीं है तो समायोजन नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसे अपनी सामाजिक भूमिका के निर्वहन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः समाज कार्य करने से अपने व्यवहार में आवश्यक सुधार करके व्यवहार करने वाले लोगों की क्षमता में वृद्धि करनी और उन्हें समाज के अनुसार व्यवहार करने योग्य बनाया जाता है, वही सुधारात्मक कार्य कहलाता है। तो सुधारात्मक कार्य जो है मुख्य रूप से आपराधिक सुधार संस्थानों में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? आपराधिक हाँ, सुधार संस्था। सुधार संस्थाओं में। ये जो कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स को आपको नोट भी करना है, समझते चलना है। तो यहाँ बेसिकली सेवाएं मुख्य रूप से जो सुधारात्मक कार्य प्रोवाइड कराता है वो केस वर्कर करवाता है, यानी सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाती है। और यहाँ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सेवार्थी के बीच संतोषजनक समायोजन पैदा करने की साथ साथ उन्हें पुनर्वास के लिए तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? पुनर्वास के लिए। और यह प्रक्रिया सुधारात्मक कार्य की अंतर्गत आती है। आप देखें, व्यक्ति सुधार सेवा संबंध या संबंध सुधार सेवा तथा समाज सुधार सेवा को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति सुधार सेवाओं में कारागार सुधार सेवाओं, प्रोबेशन और पैरोल तथा कानूनी सेवा संबंधी सेवाओं को उल्लेख किया जा सकता है। आपने प्रोबेशनल और पैरोल के बारे में सुना ही होगा। प्रोबेशनल और पैरोल, मैं आप लोगों को प्रोबेशनल और पैरोल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, उससे आप चाहो तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। बता दीजिए, एक बार लिखवा दूं, नोट करवा दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जी सर। जी सर। तो थोड़ा सा आप लोग जो है इसके बारे में नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रोबेशनल और पैरोल से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं हम लोगों से पेपर में, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, फिर उसके बाद अपने विचारों को प्रकट करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर प्रोबेशन के बारे में। प्रोबेशन की हिंदी क्या होती है? परिवीक्षा। देखिए, प्रोबेशन जो शब्द है ना, ये बेसिकली लैटिन शब्द के प्रोबरे शब्द से लिया गया है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है परीक्षा करना। क्या अर्थ होता है?
परीक्षा करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पेपर में सवाल आता है इससे। या आप ये कह लीजिए परीक्षा करने के बजाय कुछ साबित करना, कुछ साबित करना, ये भी आप कह सकते हैं परीक्षा करने को। तो यह सुधार का एक वैकल्पिक तरीका होता है। क्या होता है ये? सुधार का, देखिए ऑप्शन में लिखा रहेगा प्रोबेशन क्या सुधार का वैकल्पिक तरीका है। यस, ध्यान रखिए, ये ऑप्शन में लिखा होता है। ये क्या है? एक वैकल्पिक तरीका है, अल्टरनेट मेथड इसको बोलते हैं प्रकार से, है ना, वैकल्पिक तरीका है जो हिरासत में रखने के बिना है। यदि स्थापित हो जाए कि कैद अपराधी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अपराधी को जेल जाने के बजाय प्रोबेशनल अपराधियों की देखरेख में उसके समुदाय में छोड़ दिया जाएगा। यदि अपराधी, यहाँ पे ध्यान रखिए, अपराधी के लिए उपयुक्त यदि वहां पे नहीं है, तब ऐसी कंडीशन होगा, अपराधी को जेल जाने के बजाय प्रोबेशनल पे छोड़ दिया जाएगा उसके समुदाय में। तो एक प्रकार से सुधार का वैकल्पिक तरीका हो जाता है। प्रोबेशन के संबंध में एक प्रावधान है, दंड प्रक्रिया संहिता सन 1973 का, सन 1973, इसी में आता है दंड प्रक्रिया संहिता, ध्यान दीजिएगा, 1973 का। और एक आपने नाम सुना भी होगा प्रोबेशनल एक्ट वाला, मैं यहाँ पे नोट करूंगा, अपराधियों के प्रोबेशन एक्ट या अधिनियम, है ना, 1950, ये 1958 का है। दो एक्ट आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्ट यही इंपॉर्टेंट है, 1958 वाला। ये इसी के तहत जो है प्रोबेशन शब्द को रिलेट कराया गया है। अब जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी का मतलब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं सीआरपीसी मतलब? सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, वही तो है ना, भारतीय दंड संहिता, सिविल लॉ के अंतर्गत इसको जो है सीआरपीसी के अंतर्गत हम लोग जो है बातें यहाँ पर देखते हैं। तो सीआरपीसी के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता है। सर सेंट्रल रूल पैनल कोड होता है सर, इसका मतलब फुल फॉर्म? हाँ, ओके सर, ठीक है। सीआरपीसी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो उसे भी आप नोट कर लो, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, सीआरपीसी को कहा जाता है इन शॉर्ट में, सीआरपीसी, ठीक है। ये सीआर एक साथ आता है, क्रिमिनल, ठीक है, एक साथ में आता है। अच्छा, ये बेसिकली होता क्या है, ये जब कोई अपराध किया जाता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने की अपनाती है, और एक प्रक्रिया वो होती है पीड़ित के संबंध में जो दूसरी आरोपी के संबंध में होती है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ जो सीआरपीसी का जो तात्पर्य या भाव बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं, तो सन 1898 में, 1858 नहीं करिएगा, 1858, ठीक है, ये 1958 है, 1998 होगा, सॉरी 1898 होगा, 1898। इसकी एक धारा है 562, 562 धारा है 562, इसी में प्रोबेशन शब्द का प्रावधान है, ठीक है। तो अब तक आपने क्या देखा? प्रोबेशनल, प्रोबरी लैटिन भाषा से बना, कुछ साबित करने का इसका अर्थ होता है या परीक्षा करने का अर्थ होता है, वैकल्पिक तरीका माना जाता है सुधार में। सीआरपीसी जो 1973 है, उसी के अंतर्गत सन 1898 में, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 562 यानी
1962 में प्रोबेशन का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, सर ये समझ नहीं आया, ये 1973 क्या है फिर ये? ये दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके तहत ये आप ध्यान रखिए। जो 1973, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट आप समझा देता हूँ। ठीक है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये 1973 है ना, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। और एक आपका आता है अपराधियों का प्रोबेशनल अधिनियम जो 1958 है। जी। ठीक है, ये आता है। और यही जो आप सीआरपीसी का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, इसी को ही कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, अच्छा ये आपको बता दूं, जो आप समझ रहे हैं 1973 का, ये जो है संशोधन का पार्ट बना। ये इससे पहले की प्रक्रिया की अगर हम बात करें सीआरपीसी में, ठीक है, क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड की बात करें अगर हम लोग, तो इसके पहले सन 1898 का है। ठीक है, सन 1898 का है। और उसके अंतर्गत यहाँ पर 562 नंबर का है, वो धारा है। वो क्या है? वो धारा है। तो यहाँ बेसिकली जो सीआरपीसी है, इसका मतलब मैंने क्रिमिनल बताया, तो इसको मैं हिंदी में क्या बोलूंगा? आपराधिक कहूंगा, करेक्ट होगा। और जी। जो प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूस का मतलब एक प्रकार से प्रोसेस, प्रक्रिया इसको प्रक्रिया मैं हाँ। क्या बोलूंगा? प्रक्रिया बोलूंगा। और जो कोड होता है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? संहिता बोलूंगा। तो ये आपका 1898 होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 के तहत धारा 562 के अंतर्गत जो है प्रोबेशनल शब्द का प्रयोग किया गया। अब बताइए, समझ में आया? जी इस शब्द सर। का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कई संशोधन हुए हैं, मैंने अभी बताया आपको। वर्तमान में धारा 360 के द्वारा प्रावधान प्रदान किया गया है इसमें। तो 1973 वाले में संशोधन सीआरपीसी के लागू होने से पहले भारत की संसद ने 1958, यानी ये वाला 1958, अपराधियों के प्रोबेशनल अधिनियम को अधिनियमित किया। ठीक है, इसके बारे में। अब यही जो 1898 आप देख रहे हैं, 1898 वाला, ठीक है, सीआरपीसी में दंड की संबंधित प्रावधान संहिता 360 और 361 में भी प्रोवाइड किया गया है। प्रावधान बताया गया है कि अपराधी प्रोबेशनल अधिनियम और बाल अधिनियम 1960 ऐसे किसी भी कानून के प्रावधानों की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। तो अच्छे आचरण के लिए प्रोबेशनल पर रिहाई होगी, तो उसके अंतर्गत धारा 360 के 1 में आता है। ठीक है, अच्छे आचरण के लिए अगर आपको रिहाई की जा रही, 360 का 1 अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोले सर? 360 की सर 360 सर 360 360 नहीं 60। 360 एक मतलब क्या लिखे सर बताए? 360 की उपधारा है, उपधारा ये 1 है। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम का नहीं है, 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं है, और किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसके लिए सजा या तो 7 साल की कैद या जुर्माना हुआ है, या ऐसा भी कह सकते हो कि 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड में दंडनीय नहीं हो। तो
तो अच्छे आचरण के लिए प्रोबेशनल पर रिहाई की बात हो रही है, जो प्रोबेशनल से संबंधित है 360 का एक, और उस धारा के अंतर्गत जो मैंने भी आपको दो बातें बताई हैं वो रिलेट करती है संबंध में। ये और चीज सर प्रोबेशन जो है वो उम्र पे के आधार पर डिपेंड करेगा, मतलब हाँ, यहाँ एज भी डिपेंड करता है। एक 21 वर्ष जो पूरा ना हुआ, मतलब सॉरी 21 वर्ष से कम उम्र का ना हो, यानी वो ज्यादा हो 21 साल से, और एक कह रहा है 21 साल से कम उम्र की, ठीक है। और दोनों में अंतर है। जो 21 वर्ष से ज्यादा है उसे बताया गया है कि दोषी ठहराया गया है, जिसे 7 साल की सजा ही बताई। लेकिन जो 21 साल से कम है उसे आजीवन कारावास होगा या तो मृत्युदंड दिया गया होगा, ठीक है। इस तरीके की बात कही गई होगी। उनके लिए अच्छे आचरण के प्रोबेशन पर यहाँ पर रिहाई की बात होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। 360 के अंतर्गत बात कही जा रही है, ठीक है। उत्तराखंड में हो सकता है ये प्रश्न इस तरीके से बनाया जा सकता है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये प्रोबेशनल के और भी बातें हैं, थोड़ा सा समझिए प्रोबेशनल के बारे में। प्रोबेशनल ना देने का विशेष कारण क्या हो सकता है? प्रोबेशनल ना देने का, प्रोबेशन ना सर देने वो आतंकवादी हो सकता है। देने का देने के विशेष कारण। अच्छा, आपने एक तथ्य बताया मुझे कि वह आतंकवादी हो सकता है, और भी कुछ है हो सकता है? उसने मर्डर किए हो। मर्डर किए हों, ओके। सर फांसी की सजा या आजीवन कारावास इस टाइप। तो वो बदले की भावना से और वापस जाके हत्या कर दे या कोई अपराध कर दे, एक बात ये भी। ओके, देखिए यहां मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। धारा 361 के अकॉर्डिंग यदि न्यायालय, ध्यान समझिएगा, यहां पे न्यायालय आएगा, पुलिस नहीं आएगा। यदि न्यायालय, ठीक है, प्रोबेशन प्रदान नहीं करता है, देखिए प्रोबेशन ना देने का विशेष कारण, यदि न्यायालय प्रोबेशन प्रदान नहीं करता है तो अपराधी को प्रोबेशन प्रदान नहीं किया जाएगा। पहली बात तो यही सही है। क्या ये बात सत्य है? प्रोबेशन प्रदान नहीं जी करने सर। का कारण निर्णय स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि भाई जी सर। क्या रीजन है ना। तो यही आपका विशेष रीजन है जहां पे न्यायालय की भूमिका नहीं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये महत्वपूर्ण तथ्य। केस पे निर्भर करता है सर। हाँ, ठीक है। यहाँ आपका ये प्रोबेशनल का एक प्रकार से अर्थ बताएगा। प्रोबेशनल का अर्थ भी यहाँ पर आपको एक प्रकार से ये बताएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोबेशनल के बारे में, तो आपको और भी चीजें जान लेना जरूरी है। परख, आजमाइश भी आप कह सकते हो, परीक्षा भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। किसको? प्रोबेशनल को। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? बताइए। यस सर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा प्रोबेशनल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी कई बार हम लोगों से पेपर में पूछा भी जा चुका है। एक आता है आप लोगों के लिए प्रोबेशनल के संबंध में ही, उसे भी ध्यान रखेंगे। फूल सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। फूल सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य 1979 का मामला था, एक ये पेपर में आता है। न्यायालय ने कहा कि अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशनल किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती
जिसने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया हो। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है ना कि अच्छे आचरण पर प्रावधान, तो इस केस के अकॉर्डिंग जो है अच्छे आचरण में अगर मान लीजिए किसी ने जघन्य अपराध किया है तो उसे पैरवीक्षा यदि नहीं दी जाएगी, प्रोविजनल नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर में आता है किसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता है, किस केस के अनुसार। केस का नाम पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बताइए। 79 लिखा है कि 73 है सर? 1979 है सर, ओके सर। 1979 है। आगे देखिए, और भी चीजों के बारे में आप समझने का प्रयास करें। देखिए, परिवीक्षा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जिसको हम लोग परख भी कहते हैं एक प्रकार से, ये सीधे जेल या जेल भेजने के बजाय न्यायाधीश उन्हें यह दिखाने का अवसर देता है कि वे स्वयं का पुनर्वास करना चाहते हैं। तो स्वयं का पुनर्वास अगर कोई चाहता है, न्यायालय को दिखाता है वो स्वयं का पुनर्वास, तो वो प्रक्रिया किसके तहत आएगी? तो ध्यान रखिएगा, परिवीक्षा या प्रोबेशनल के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान। यहाँ जेल का विकल्प होता है, जेल का विकल्प होता है, मैंने बताया वैकल्पिक सुधार है। और यह पहली बार ऐसे अपराधियों या अपराधों को दिया जाता है जिनमें हिंसा शामिल नहीं हो। पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार ऐसे अपराधियों को दिया जाता है जिनमें हिंसा शामिल ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब कोई भी अपराध अगर हो रहा है तो आप ये ना सोचिएगा कि उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, हिंसा शब्द, उसके अपराध में हिंसा शामिल ना हो। ठीक है, उसके अपराध में हिंसा शामिल ना हो, वही परिवीक्षा का रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करेंगे हम लोग पैरोल के बारे में। पैरोल क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। पैरोल से भी सवाल आते हैं एग्जाम में। पैरोल फ्रांसिस वाक्यांश है एक, आप जानते हैं फ्रांसिस वाक्यांश क्या है? वह वाक्यांश है जे डोने मा पैरोल, ये वाक्यांश है, इसे आप ध्यान रखिए। इससे उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ ये बनाया गया कि मैं अपना शब्द देता हूं, मैं अपना शब्द। सर क्या लिखा, जे डोनेमा पैरोल? हाँ, पैरोल। प्रोबेशनल की तरह ही पैरोल का भी उद्देश्य यही है कि कैदी को खुद को छुड़ाने की अनुमति देना। लेकिन पैरोल जो होता है रिहाई का एक रूप होता है जो केवल उन अपराधियों के लिए लागू होता है जो अपनी जेल की सजा काट रहे हैं, ना। तो भारत में पैरोल से संबंधित जो नियम है वो एक जेल अधिनियम है। आपने नाम सुना होगा जेल अधिनियम के बारे में, 1894 का है। और एक कैदी अधिनियम है, सन 1900, आप लोगों ने सुना होगा। इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हालांकि भारत में पैरोल की पूरी तरह से एक समान कानून नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार पैरोल के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने में स्वतंत्र है ना। अब पैरोल से इनकार करना, इनके लिए इनकार होगा,
जो भारत का नागरिक नहीं, पहली बात ध्यान सुनिएगा, जो भारत का नागरिक नहीं है। दूसरा, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोषी ठहराया गया हो, ये दूसरा। तीसरा, जिसे राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो, ये राष्ट्र था, ये राज्य हो गया, राज्य के लिए दोषी। चौथा, जिन्होंने जेल में अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन किया हो। कहां पर? जेल में। कौन सा? अनुशासनात्मक उल्लंघन किया हो। ध्यान सुनिएगा, ये सारे शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये होते हैं। अब पैरोल भी कई टाइप के होते हैं। एक कस्टडी का पैरोल होता है। कस्टडी पैरोल जो होता है ना, अगर मैं बात करूं तो ये 14 दिन के लिए होता है। कस्टडी पैरोल कितने दिन के लिए होता है? 14 दिन। आपातकालीन पैरोल भी इसे कहते हैं। कस्टडी को ही क्या बोला जाता है? आपातकालीन पैरोल, इसे कहा जाता है। 14 दिन। आमतौर पर उन अपराधियों के लिए इसको बेसिकली यूज में लाया जाता है 14 दिन के लिए। परिवार के करीबी सदस्य जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जीवन साथी आदि की मृत्यु, परिवार के किसी सदस्य की शादी जैसे भाई बहन या बेटे या बेटी आदि की शादी के लिए दिया जाता है ये आपातकालीन पैरोल। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। 14 दिन के लिए होता है। एक होता है आपका नियमित पैरोल। नियमित पैरोल, नियमित पैरोल अधिकतम 1 माह की अवधि के लिए होता है। 1 माह की अवधि दी जाती है। आमतौर पर उन अपराधियों के लिए ये होता है जिन्होंने अपनी सजा के कम से कम 1 वर्ष को पूरा कर लिया हो। यानी ये उन्हीं को दिया जाएगा 1 महीने के लिए जिनका 1 वर्ष कंप्लीट हो गया हो जेल में। ठीक है। परिवार के कोई सदस्य की गंभीर रूप से अगर कोई बीमार है, परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार है तो मिलेगा पैरोल नियमित। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो आपको दिया जाएगा पैरोल, नियमित पैरोल। जब दोषी की पत्नी के बच्चे का जन्म दिया हो, लेकिन 1 वर्ष कहां पूरा कंप्लीट हो पाएगा, है ना। ये बेसिकली हटा दीजिए। तो दोषी की पत्नी ने अगर उसके बच्चे को जन्म दिया है तो फिर भी नहीं होगा वो, ठीक है। और जब किसी प्राकृतिक आपदा से उसके परिवार की जान माल की गंभीर क्षति हो, है ना, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ये हो। पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए, पारिवारिक संबंध बनाए रखने, विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए भी हो सकता है। तो ये पैरोल के संबंध में, इसको आप ध्यान रखिए, पैरोल के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। यहाँ पैरोल में पुलिस की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होगी? पुलिस की भूमिका होगी पैरोल में, ठीक है। जेल से शर्त रिहाई पर होता है या उन दोषियों को दिया जाता है जो पहले से जेल की सजा काट रहे हैं। मैंने अभी बताया 1 साल से, है ना। दोषी पैरोल अधिकारी की रिपोर्ट करता है और अधिकारी रिपोर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, और उसकी निगरानी भी रखता है।
परिवीक्षा में भी अधिकारी यही रिपोर्ट करेगा और निगरानी रखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई भी अगर चीज ठहराया जाता है तो वो बेसिकली न्यायाधीश के द्वारा प्रदान किया जाता है। अदालत दोषी की परिवीक्षा फैसला करेगी, न्यायालय, लेकिन यहाँ पे पैरोल बोर्ड के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पैरोल बोर्ड दोषी को पैरोल तय, पैरोल बोर्ड होता है वो तय करेगा, और परिवीक्षा में न्यायाधीश तय करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये जो है प्रोबेशनल और पैरोल के संबंध। सर पेरोल बोर्ड द्वारा पेरोल दिया जाता है क्या? पैरोल बोर्ड के द्वारा पैरोल दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, राइट। ठीक है, ये याद रखिए। एक शब्द आ रहा है निरोधात्मक कार्य, शब्द हमारे सामने शो हो रहा है निरोधात्मक कार्य, और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जरा बताएं कि ये क्या होता है। सर नियम बने हैं और उनका उल्लंघन हुआ है। ओके, देखिए निरोधात्मक कार्य का मतलब होता है उन परिस्थितियों के निषेध को संदर्भित करता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। ठीक है, या हो सकती है कि निरोधात्मक कार्य के तहत सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें ऐसी स्थितियों से अवगत कराते हैं जो उनके जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बनती है या पैदा करती है। तो इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, आप लोगों के द्वारा समुदायों में निवारक सेवाएं प्रशासित की जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए लोगों को स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में सूचित करना, समुदाय में टीकाकरण कार्यक्रम लागू करना, बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम को लाभ प्रदान करना, ये प्रक्रियाएं जो है संचालित होती। ठीक है, और उसके बाद आता है विकासात्मक कार्य। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो विकासात्मक प्रक्रियाओं के तहत जो है सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों को उसके लिए विकासात्मक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। जैसे समुदाय की उसकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना और आवश्यकता और संसाधनों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर देना, समुदाय आधारित पेयजल कार्यक्रम आधारित कर देना, ऊर्जा के संबंध में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंधित कोई कार्य करना, ये प्रक्रियाएं बेसिकली इसमें संचालित होने लगती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विकासात्मक कार्य। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आर्थिक विकास के विविध प्रकार के कार्यक्रम और उत्पादकता की दर में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने और आर्थिक स्थानों को साम्यपूर्ण वितरण करना और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, सामाजिक विकास के अनेक कार्यक्रम जैसे पेयजल, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा प्रशिक्षण संबंधी सेवा, सेवा योजन संबंधी सेवाएं और मनोरंजन संबंधी सेवाएं इत्यादि का वर्णन किया जा सकता है। ये विकासात्मक कार्य के अंतर्गत संचालित होता है। ये चीजें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद आता है समाज कार्य की प्रकृति क्या है, उसका सोशल वर्क का नेचर क्या है, जरा बताएंगे आप लोग। बहुत ही सर वैज्ञानिक है। सर वैज्ञानिक है। अच्छा, ठीक है, और भी बताएं कुछ। सर इसका व्यवसायिक तरीके से प्रोफेशनल। ओके। सर विधियों से इसका यूज किया जाता है प्रकृति। क्रमबद्ध रूप से। क्रमबद्ध। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली समाज की जो नेचर होता है, वैज्ञानिक विधि होने के साथ साथ क्रमबद्धता को फॉलो करेगा ही करेगा। इसका नेचर है कि किसी समस्या को क्रमबद्ध तरीके से समझे या उस पर अध्ययन करे, फिर उसका सिस्टम यानी क्रमबद्ध तरीके उसकी समस्या का समाधान करे और वास्तविकता को रिलेट करे, वास्तविक
चीजें क्या है, वास्तविकता ये है कि उसकी समस्या कहाँ से आई, कारणों को जानने का प्रयास करें। ये है समाज कार्य का नेचर, प्रकृति का नेचर। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा भी। शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति जो है वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विज्ञान किसी विषय की क्रमबद्ध ज्ञान को ही कहते हैं। विज्ञान संपूर्ण अनुभव किए जाने वाले जगत को समझने की एक पद्धति मानी जाती है। यह वह पद्धति है जिसका लक्ष्य अंतिम सत्य को खोजना होता है। अर्थात आप ये कह लीजिए कि तथ्यों और घटनाओं एवं वस्तुओं का विश्लेषण करना, ताकि इनके कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सके। वहीं एक विद्वान थे गुडेनहार्ट। गुडेनहार्ट की एक स्टेटमेंट है सैंपलिंग में, किसी को याद है? मैंने आपको बताया भी था, तो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, नए बच्चों को लघुत्तम रूप सर। हाँ, जो निदर्शन है समग्र भाग का एक लघुत्तर पार्ट माना जाता है। और ये परिभाषा गुडेनहार्ट ने कहा है, बहुत फेमस रहा है, कई बार पेपर में आ चुका है, 1-2 बार रिपीट हो चुका है। तो ठीक उन्होंने एक परिभाषा जिसमें कहा है कि समाज की प्रकृति। सर एक बार फिर से लिखवा दीजिए। जी, समग्र, देखो समग्र जो है निदर्शन, ठीक है, निदर्शन, ठीक है, समग्र भाग का लघुत्तर भाग माना जाता है या भाग होता है, वही निदर्शन कहलाता है, वही निदर्शन कहलाता है या प्रतिचयन कहलाता है। तो विज्ञान का एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में परिभाषित किया। विज्ञान का एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान के रूप में संकलित मतलब कलेक्शन किया। और व्यवस्थित का अभिप्राय बताया कि किसी वस्तु के बारे में अध्ययन परिणाम स्वरूप व्याप्त किया गया यथार्थ या वास्तविक ज्ञान है। अतः विज्ञान का अर्थ है प्रकृति एवं मानव जीवन से संबंधित घटनाओं और व्यवहारों से व्यवस्थित ऐसा व्यवस्थित ज्ञान है जिसका सत्यापन किया जाना या किया जा सकता है, जिसकी सहायता से उसे नियमित किया जा सकता है, जिसकी सहायता से नियमित किया जा सकता है, वही समाज कार्य का प्रकृति कहलाती है या नेचर। कार्ल पियर्सन, गुडेनहार्ट के साथ साथ स्टुअर्ट चेन ने भी विज्ञान की परिभाषा एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में देने का प्रयास किया। यहाँ जांच की एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी स्थिति, घटना, व्यवहार इत्यादि के बारे में समस्या का निर्माण किया जाता है और समस्या से संबंधित उपकल्पना बनाई जाती है। फिर तथ्यों को संकलित करके उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। जांच का एक तरीका सभी विज्ञानों में एक जैसा ही होता है। कार्ल पियर्सन ने इसी संदर्भ में तर्क दिया कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। और ये बात किसने कहा है? कार्ल पियर्सन ने। पियर्सन के अकॉर्डिंग कहा गया कि विज्ञान वह पद्धति है जिससे तथ्य पर आधारित महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान की वस्तु संपूर्ण भौतिक समग्र है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उसके पारस्परिक संबंधों का पता लगाया जाता है या उसमें पाए जाने वाले क्रमों का वर्णन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समाज कार्य की प्रकृति का नाम देते हैं या विज्ञान का नाम देते हैं। तो वह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा है और एक वैज्ञानिक व्यक्ति है। और इसी भांति कोहल और नागल के अनुसार एक परिभाषा दिया गया कि जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, वह अन्य पद्धतियों के मूल रूप से बात से भिन्न है कि यथासंभव संदेह यानी शंका को प्रोत्साहित एवं विकसित करती है, जिससे कि संदेह जो कुछ बचा रहे वह सदैव सर्वोत्तम प्राप्त प्रमाण से परिपुष्ट, वही वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति तो है ही है समाज का, उसी वैज्ञानिक पद्धति को यहाँ पे कार्ल पियर्सन, गुडेनहार्ट और स्टुअर्ट चेन, बस ये बात आप ध्यान। आगे अगर हम बात करते हैं, संक्षेप में कहा गया कि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान और तथ्यों पर घटनाओं को समझने के लिए एक निश्चित पद्धति है
जिससे निम्नलिखित प्रमुख कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। एक तो विशेषता यह है कि प्रामाणिकता और सत्यापनशीलता पर आधारित है आपका समाज कार्य। हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं, ये सत्य बात है, समाज कार्य इस पर आधारित है। दूसरी बात आपके सामने है वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा। हाँ हेलो। दूसरा है आपकी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता की अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान की दूसरी प्रमुख विशेषता जो है वस्तुनिष्ठता होती है। देखिए मैंने आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में कई बार बोलूंगा, समाज कार्य जो है ना व्यक्तिनिष्ठता पर बल नहीं देता है, वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। अर्थात इसका मतलब है कि व्यक्तिपरक रूप में पक्षपात और उद्वेगों के आधार पर तथ्यों की व्याख्या ना करके तटस्थ के रूप में ज्यों का त्यों के रूप में तथ्यों को समझा जाता है, उसे हम लोग वस्तुनिष्ठता का नाम देते हैं, ठीक है। तो समाज कार्य तो वस्तुनिष्ठता पर ही आधारित है, ना कि व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होगा भेदभाव हो जाएगा। सोशल वर्क में ये शब्द आप ट्रिक के रूप में नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर साइड में, कि जब भी कभी व्यक्तिनिष्ठता आएगा तो वो गलत होगा, और जब भी कभी वस्तुनिष्ठता सोशल वर्क के प्रश्न में ऑप्शन में आएगा तो वो 110% हमेशा सदैव सत्य हुआ है और आया जरूर होगा। मैं आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन पेपर शो होगा मैं आपको दिखाऊंगा भी। आगे बात करेंगे। और एक होता है निश्चयात्मकता। सोशल वर्क जो है निश्चयात्मकता पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रमुख विशेषता, ये तीसरी विशेषता है जहाँ पे सुनिश्चित स्वरूप होता है, ठीक है। इसलिए निश्चयात्मकता सर्टेन चीजों पर बात करता है, ना कि अनसर्टेन चीजों पर बात करता है। एक है सामान्यता। विज्ञान एक सामान्य पद्धति है क्योंकि सभी प्रकार के विज्ञानों में इसका एक ही निश्चित रूप होता है और निश्चित चरण होता है, उसे सामान्यता का नाम दिया जाता है। नियम हो, सिद्धांत हो, या सामान्यता निर्माण होता है, यही बात है। क्रमबद्धता मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, क्रमबद्धता पर तो आधारित है ही है। कार्य कारण संबंध को जानने का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये पॉइंट है कि कार्य कारण संबंध जो होता है समाज कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वैज्ञानिक पद्धति का एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि कार्य कारण संबंधों पर बल देना, अर्थात वह पद्धति जिसकी प्रघटना या घटना के कारण परिणाम दोनों का पता चल जाता है, इसलिए कार्य कारण का संबंध इंपॉर्टेंट है। पूर्वानुमान की बात अगर हम करें तो विज्ञान जो होता है क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करता है, उस पर बल देता है, इसलिए पूर्वानुमान पर भी जिक्र होता है। क्रमबद्धता पर बल देता है, ये याद रखिएगा। जब क्रमबद्धता का अध्ययन हो तो सीधा आपका माइंड क्लिक होना चाहिए पूर्वानुमान की बात हो, ठीक है। और उसके बाद समाज कार्य में विज्ञान की विशेषता पाई थी, क्योंकि ये साइंस आ गया, थोड़ा सा विज्ञान की विशेषता है। बेसिकली ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग क्या है, अध्ययन, इन सब चीजों को जानने के प्रयास करता है इसके अंतर्गत, है ना। बस यहाँ आपका ये है टॉपिक कवर हो गया। आप लोग देखिए हरिवंश की किताब में आपको थोड़ा सा मिलता है नेचर समाज कार्य का, लेकिन यहाँ बड़ा सा नेचर ले रखा था। तो आप लोगों के पेपर में सवाल बनाते हैं, अलग अलग जगहों से कंटेंट जुटा के मैंने आप लोगों को ये जो है PDF बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट। अब आपका पहला पॉइंट फिनिश हो गया है और UGC नेट का, और मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार, UGC नेट का सिलेबस, ताकि आप आसानी से कर सकें। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ और देख लीजिए, आपका यहाँ आपका प्रिंसिपल रह गया है केवल, ठीक है। और ये प्रिंसिपल मैं आपको कल करवा दूंगा, ये प्रिंसिपल रह गया है, ठीक है। प्रकृति हो गया, लक्ष्य हो गया, प्रक्रिया है, प्रक्रिया में अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन होता है, ये भी मैं करवाऊंगा। तो इसमें 2 पॉइंट रह गए हैं बस, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट रह गए। और जो सामाजिक सुधार और व्यवसायिक समाज कार्य है, ये भारत में व्यवसाय समाज कार्य का जो विकास हुआ है, मैंने आप लोगों को जो उत्तराखंड की क्लास करवा रहा था उसमें मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। यह प्रिंसिपल और प्रक्रिया आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी, कल वाली में। फिर आपका ये और ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐतिहासिक विकास पे बात करेंगे हम लोग, और फिर भारत के समाज कार्य। दिसंबर में पेपर होना है, ठीक है। और आज है 7 तारीख, ठीक है, सॉरी 6 तारीख है। 15 तारीख आते आते मैं आपका यूनिट फर्स्ट जो है कवर कर दूंगा।
15 तारीख के अंदर में आपका मैं यूनिट फर्स्ट का कवर कर दूंगा, ठीक है, और वो भी पूरा कंटेंट दूंगा आप लोग। उसके बाद फिर यूनिट फर्स्ट से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का चलेगी सामाजिक नीति, आधे घंटे बाद क्लास सोशल पॉलिसी चलेगी, तो इसी